जो नमः। जी नमस्ते जी। हाँ जी, पीछे के पाठ में पूछना किसी ने कुछ देखा था, इसको साथ साथ देखना पड़ेगा। अगर साथ साथ नहीं करोगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, इकट्ठा होगा ना। तो सबने देख लिया, कहीं किसी को कुछ कठिनाई, कोई परेशानी, कोई शंका? ठीक है सबका? हाँ जी। हाँ, समझ में आ गया सब। उस तरह से कोई मुश्किल नहीं है, जब इकट्ठे करवाते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा हो जाती है। और सारे जब करोगे तब शायद थोड़ी सी आए समस्या, अभी धीरे धीरे करेंगे तो परेशानी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चल रहा है क्लास में? समास अव्ययभाव समास किया था थोड़ा कल, उसके वो किए थे अव्ययीभाव 5 समास किए थे 5। कौन कौन से? सर्ग बताए थे कौन कौन से होते हैं आपने तो। सविता जी, मौसी परसों भी नहीं आई, उनका कोई समस्या तो नहीं है कि उनका जून वही आचार्य जो ज्वाइन नहीं हो रहा, उस दिन भी वो ऐसे ही बता रही थी ना, उनका ज्वाइन ही नहीं हो रहा, वो वैसे ही उसकी वजह से परेशान बहुत रहे हो जाते हैं फिर। हाँ, तो करो फोन, उनको करो, जरा फोन कर दो। अब पूछ रही हूँ आचार्य जी। हम वो बेचारे फिर पीछे रह जाएंगे ना, परेशान होती हैं फिर वो उनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा ना, वो पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। वो उस दिन तो हो गया था, वो अगले दिन फिर हाँ। वो नहीं हो रहा। वो अच्छा मार्केट में भी करवाने गई थी तब भी नहीं होया, कोशिश तो बहुत कर रही है, पता अच्छा नहीं। फिर इस वजह से मनीषा वो बता रही थी कि ये लिंक अच्छा, नहीं अलग से बताए ना, फिर लास्ट मोमेंट पे। यहाँ पर अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, हाँ जी अभी तो पहले पता हो ना तो फिर पहले में इंतजाम कर लो। उनके ना पर्सनली उस पे व्हाट्सएप पे ना एक वो कर दो मैसेज, ये वाला भेज दो, ये वाला लिंक भेज दो, मैं भेजा फिर वो था हमेशा उसी पे ज्वाइन करेंगे हम लोग। अंजना जी। वो हाँ पिछली बार जी। तब भेजा था, तब भी वो अपने आप ही हुआ था अचानक ही। अब तो पता नहीं क्यों नहीं हाँ, होता। अब उनको ना रोज भेज, जैसे अभी भी भेजो ना उनको, बोलो वहीं से आप करो, उसी वाले से आप चलो अब मैं भेज कर दो। भेज रही हूँ। उनको, उनको बोलो मैंने कर दिया, अभी फिर कर दिया उनको। हाँ, लिंक दोबारा से सेंड कर दिया। दिख रहा है या दिख रही है स्लाइड? हाँ जी। हाँ जी। तो ये हमने कौन कौन से 5 किए हैं इस किस अर्थ में? तो सबसे ये की पहले, थी हाँ, यथाशक्ति प्रतिग्रामम यथाशक्ति तो नहीं किया अभी, यथा वाला तो कहाँ किया किया। था। हमने तो पहले 5 किए हैं। यथा यथा वाला किया था ना। अति अति उपसर्ग का किया है। अभी उप निर अनु
और प्रति। प्रति ये किए हैं, हाँ, यथा नहीं किया अभी रंजना निर जी। निर भी किया है, पता नहीं, फिर मैंने नीर पढ़ा नहीं होगा किया, स्कूल में। नीर तीसरा किया हुआ है, तीसरे नंबर पे नीर ही है। अधि, उप, निर, अनु और प्रति। प्रति। अच्छा, यथा नहीं किया। मुझे क्या था, यथा भी कर ली, पता नहीं, फिर मैंने पढ़ा होगा, इसमें लग रहा था। हाँ आपने पढ़ लिया तो इसलिए हम्म, हमने यहाँ नहीं किया अभी। तो आज हम यथा का करेंगे। तो निर किसके अर्थ में आता है? निर अव्ययी उपसर्ग, अभाव। अभाव के अर्थ में। किसी चीज का, जिस चीज का अभाव होता है तो वहां पर निर्जन, जना नाम अभाव, निर्विघ्नम, विघ्ना नाम अभाव। जी बोल तो दिया वो, अभी वो कहीं बाहर गई हुई थी, अब वो देखेंगी वो। आ गया आ गया। हो गई ज्वाइन? हाँ जी, हाँ, मतलब आई तो है, रिक्वेस्ट आई है, मैंने किया है, अभी सामने नहीं आई। हाँ आ गई, चलो आ गई जी सत्या बहन जी। नमस्कार आचार्य जी, आज तो हो गया। है आज हो गया, आज तो हो गया जी। अब कल फिर नहीं, गया। परसों नहीं हुआ था। हाँ, अब मैं बाहर हूँ ना, गाड़ी में हूँ। बाहर हो आप? घर जा, हाँ जी। अच्छा तो घर जा, टाइम तो चली गई, तो घर जाकर करूंगी। अच्छा, तो अभी नहीं हाँ करोगे? जी, अरे गाड़ी में बैठी हूँ। तो गाड़ी में बैठे बैठे सुनते जाओ और क्या, गाड़ी में झूठे लेते जाओ, सुनते जाओ, कि बातें करनी ये करिए। है? किसके साथ बैठे हो, बातें करनी है? चलो, तो नेर का हो गया अच्छी तरह से। अधि, अधि किस अर्थ में? विभक्ति, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है अधि का। ठीक है। जैसे अधि हरि हमने किया था, तो हरऊ अर्थ में आ गया। मतलब हरऊ सप्तमी अर्थ में क्या आएगा? उसके विषय में, हाँ, इसी के विषय में जब बात हो रही है तो अधि हरि, अधि को विषय बनाकर उसके बारे में, स अधि हरिम वदति, कथयति, वो हरि को विषय बनाकर बात कर रहा है। वैदिक विद्वान, वैदिक विद्वान वेदम अधिवेदम वदति, या वेदम अधिकृत वेदौ वेदे वदति, वेद पर बोलता है। तो इस तरह से अधि अर्थ इस पे आ गया। अधि का अधिकरण होगा तो अधिकरण में कैसे बनेगा? करनो बनेगा, फिर हरि का तो हरो बनाना, करणे, करण का करने। करणे सप्तमी करण पर आ गया ना, करण पर बोलना, करण के विषय में। फिर आ गया हमारा समीप अर्थ में। समीप अर्थ में कौन सा? सुन आवाज नहीं आती, मन सुनता नहीं है आचार्य जी। फिर रास्ते में हो ना आप, तो या तो स्पीकर लगाओ, उसमें साथ में वो लगाओ, जो कान में लगाते हैं ना, ईयरफोन। इतनी आवाज आ रही है? क्या मेरा? आवाज तो क्लियर है बहन जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आवाज तो क्लियर आ रही है आपकी। आनी तो चाहिए, अभी तक तो आ रही थी सबको। अभी भी क्लियर आ रही है। हाँ हाँ ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। और किसी को कुछ समस्या हो रही है? वो रास्ते में है ना, तो वैसे ही गाड़ी में बैठी है। अभी तो ये आ रहा था, अभी कहाँ चला गया? अधि के साथ सप्तमी विभक्ति लगती है। अधि के साथ नहीं, अधि जो उपसर्ग है, इस अर्थ, ये अर्थ सप्तमी में, ये जो उपसर्ग लगता है या अव्यय कहेंगे, तो ये सप्तमी के अर्थ में आता है। ठीक है। अच्छा, जब इसका हम विग्रह करते हैं तो सप्तमी में करते हैं। जैसे अधि हरि है
तो अब हरि है ना, हरि में सप्तमी लगा देंगे तो वो अधि का अर्थ बता रहा है उसको, तो हरऊ आ जाएगा सप्तमी में। हाँ इसी तरह इन्होंने अधिकरण बोला तो करणे, करणे कर दिया तो फिर अधि लगाने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब हो गया कि करण में पर, करण पर बात हो रही है। ठीक अच्छा, है, जब विग्रह करेंगे तब सप्तमी हाँ विभक्ति जी, आएगी। हाँ तब सप्तमी। ठीक। एक मिनट, वो मेरा वो गायब हो गया और अब आ नहीं रहा। अब उसके बाद उप की बात आई। समीप, समीप अर्थ में उप प्रत्यय लगता है, ये तो पता है आप लोगों को सबको। उप समीप के अर्थ में आता है। तो उप कृष्णम, तो कृष्णस्य समीपे या समीपम, उप गंगम, गंगाया समीपम। तो ये उप जब उपसर्ग लगेगा या अव्यय लगेगा तो किसके अर्थ में लगेगा? समीप अर्थ में। ठीक है, जी। फिर आभा न्याय एक बार इसलिए कर रही है थोड़ी रिविजन। फिर अभाव अर्थ में किया था हमने, अभाव का तो अभी सबने बताया है। किस अर्थ में अभाव के लिए कौन सा लग जाता है प्रत्यय? निर। निर। हाँ, निर सॉरी प्रत्यय बोल रहे हैं, उपसर्ग लगेगा और यही अव्यय है। निर उपसर्ग लगा अभाव के अर्थ में, तो निर्जनम, निर्मक्षिकम, निर्विघ्नम, इन सब के अर्थ में आ गया निर उपसर्ग। ठीक है आभा? जी बुआ। अब फिर इसके बाद हमने किया पीछे के अर्थ में, पीछे पश्चात। उसके पश्चात वो आता है ऐसा, रामम अनुगच्छति, वे राम के पीछे जाता है, राम के पीछे पीछे उसके पश्चात जाता है। ठीक है, तो इस अनु लग जाता है तो अनुरथम, अनुगमनम उसको करेंगे ऐसे, जब हो जाएगा उसके पीछे जाने वाला। तो अनुगमनम, अनुरथम, अनुगुणम, गुणों के पीछे पीछे। चला गया। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। नहीं आ रही, मैं एकदम चुप हुई हूँ, मैं वो उसको ढूंढ रही थी। अभी आप वो किया और अभी वो गायब हो गया, आ नहीं रहा। मैं उसमें ढूंढ रही हूँ उसको। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। या तो आपके उसमें फोटो भेजू, एक सेकंड में चला जाता है ना। बस ये किए थे और एक प्रति किया था। हाँ, प्रति किस अर्थ में है? हर एक। एक के अर्थ में प्रति आएगा। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन। हाँ, तो इसको तोड़ते कैसे हैं, इसका विग्रह कैसे करते हैं? प्रति एकम। दिने दिने इति। दिने दिने भी कर सकते हैं वैसे, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति हो गया। दिनम दिने दिनम। दिने भी कर सकते हैं, एकम एकम प्रति प्रत्येकम। ठीक है, इस तरह से इसका प्रति के अर्थ में हर एक, हर एक, हर दिन, हर ग्राम प्रति ग्रामम, प्रतिदिनम, प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, हर व्यक्ति के प्रति प्रति। ठीक है, तो इस अर्थ में प्रति उपसर्ग या प्रति अव्यय आ जाता है। और अव्यय बताया आपको, और क्या शर्त बताई थी? अव्यय में पहला पद ही प्रधान होता है, अव्यय ही प्रधान होता है। ठीक है, तो अब पहले की प्रधानता रहेगी, दूसरा तो कुछ भी आ सकता है, उसके बदले अर्थ इसका रहेगा।
और इसमें नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग होता है। मैं आपको याद कर रही थी आभा को परसों कि नपुंसकलिंग एक वचन और कहाँ पर प्रयोग में आता है? भाववाचक। हाँ, भाववाच्य में, भाववाच्य में। तो इस तरह से इसमें भी अव्ययी भाव में भी यही इसका प्रयोग होता है। अब आगे आ गया कहांगे, मैं आप लोगों को इसमें भेज दूं फोटो, अपने मोबाइल में कर लोगे? हाँ जी, हाँ भेज दो। पता नहीं एकदम आया भी है और वो निकल ही नहीं रहा। असल में मेरी इसकी जगह वो हो गई है फुल, भर गया। तो अभी को नया भी नहीं आया मैसेज। मैं असल में आप लोगों के साथ बैठी बैठी वो इसको डिलीट करती जा रही हूँ कि कुछ जगह बन जाए, खुले वो इनबॉक्स खुल नहीं रहा। चलो आप किसमें भेजते हो? आ गया है आप लोगों के बीच में, उसमें संस्कृत में आ गया। देख लिया। पर यहाँ पर होता है ना, सब के सामने आ जाता है तो ठीक रहता है एकदम। अभी देखा भी आप लोगों ने, फिर कहाँ गायब हो गया। दोबारा भेजूं या टाइम वेस्ट हो रहा था सबका। आ गया है इसमें ग्रुप में। कर लोगे आप लोग? मैंने तो निकाल लिया। कईयों को निकाल परेशानी होती है ना खोलने में, इसलिए। लिया। हाँ जी, खोल लेंगे। ठीक है। तो अब हम करेंगे यथा। यथा का बहुत अधिक प्रयोग होता है अव्ययी भाव समास में। यथा मतलब पहले मैंने ऐसे बताया था एक दिन, जितना है उतनी, यथा सामर्थ्य जैसे होता है ना, किसी भी चीज में यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति। तो यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, इनका हम बहुत प्रयोग करते हैं। जितनी सामर्थ्य है उतना ही, उसका उल्लंघन नहीं करके, जितनी शक्ति है उतना ही उसका उल्लंघन ना करके। तो ये इसके एक ये होता है, एक उसके अनुसार, तो यथ शक्ति के अनुसार, उसी का मतलब बनता है कि अनुसार, जितनी शक्ति है उतना उसके अनुसार ही कार्य करना, जितनी मेरी सामर्थ्य है उतना ही दान करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी सामर्थ्य शक्ति है उसके अनुसार ही हम कार्य करें, तो उसको बोलते हैं यथा। यथा उपसर्ग में, इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे कि उसका उल्लंघन ना करना, उसको जितनी शक्ति है उतना ही करना, उससे बढ़कर नहीं करना, उसको लांघना नहीं। तो इसलिए इसके लिए जब हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह, तो उसमें अर्थ आता है अनतिक्रम्य। आपने सुना होगा अतिक्रमण, अतिक्रमण शब्द तो सुना हुआ है ना? अपनी हाँ जी, मर्यादा का अतिक्रमण जी। करता है वो व्यक्ति, तो नहीं करना चाहिए मर्यादा का
अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो अनतिक्रम क्या बन गया? अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना, और अनतिक्रम मतलब उल्लंघन ना करना। अब उसके साथ जोड़ते हैं अनतिक्रम्य। दिख रहा है वहां पर शक्ति अनतिक्रम्य, जब ल्यप प्रत्यय लग गया है तो शक्ति का उल्लंघन ना करके, तो क्या बन गया? यथाशक्ति। ठीक है। इसी तरह यथा सामर्थ्य, तो सामर्थ्यम अनतिक्रम्य, जब उसका विग्रह करते हैं तो शक्ति अनतिक्रम्य, सामर्थ्यम अनतिक्रम्य, सामर्थ्य का उल्लंघन ना करके, अपनी शक्ति का उल्लंघन ना करके, उसका मतलब हुआ कि यथाशक्ति या यथा सामर्थ्य। ठीक है, हो गया स्पष्ट? तो जब भी आए इसका विग्रह करना है तो हमने क्या करना है, उसके साथ द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, जो दूसरा पद है यथाशक्ति, तो शक्ति दूसरा पद हुआ, तो शक्ति यथा के बदले अनतिक्रम्य, सामर्थ्य सामर्थ्यम अनतिक्रम्य। ठीक, तो ये हो गया यथा अर्थ में अनुसार। अब इसके बाद हम करेंगे साथ, साथ या सादृश्य अर्थ में। हम ये सब हमारी किताब में दिए हुए हैं। तो स का प्रयोग होता है, स उपसर्ग, उसका उपसर्ग बोल दो या स निपात का। जब हम स के साथ जोड़ देते हैं किसी शब्द को तो उसका मतलब क्या होता है? उसके साथ या उसके सादृश, सदृश मतलब उसके समीपता। तो जैसे सचक्रम, चक्रेण सहितम, आपने ये तो बहुत करा है। समित्रम, अपने मित्र के साथ जा रहा है वो। समित्रम गच्छति, वह अपने मित्र के साथ जा रहा है। अब स किस अर्थ में आया? साथ अर्थ में, सह अर्थ में आया। तो अब सह अर्थ में जब हम लगाते हैं तो कौन सा विभक्ति लगती है? तृतीय। हाँ, तृतीया विभक्ति लगती है ना। तो समित्रम गच्छति मतलब मित्रेण सह गच्छति। ठीक है, तो उसका अर्थ हो गया समित्रम मित्रेण सह, सचक्रम चक्रेण सह, चक्रेण सदृशम। सादृश्य अर्थ में जब वही आएगा, सादृश्य मतलब उसके समान। उस सादृश्य सुना है ना, सादृश्य वर्ड? हाँ जी। सदृश, उसके सदृश है तो सदृशता को सादृश्य बोल देते हैं। एक तो सदृश हुआ, सदृश और सादृश्यता वही अर्थ है भाव में कि उसके समान, उसकी समानता है उसमें। तो जब हम स का प्रयोग सादृश्य अर्थ में करते हैं तब षष्ठी लग जाती है। हरे सदृशम, हरे सादृश्यम, हरि की समानता। तो सह दो अर्थों में प्रयोग होता है। अब हम अपने आप देख लेंगे किस किस के जब वाक्य आता है, वाक्य के और प्रसंग के अनुसार अर्थ में पता चल जाएगा कि हरि के समान या हरि के साथ। जैसे वाक्य आएंगे, वाक्य उसके अनुसार अर्थ करेंगे। जब सह अर्थ में आएगा तो कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया। सह के अर्थ में उसके साथ, मैं मित्र के साथ जा रहा हूँ। समित्रम मित्रेण सहितम, या आप सबको पता है सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगती है। तो मित्रेण सहितम, यहाँ हमने उदाहरण दिया सचक्रम, यही उदाहरण दिया हुआ है। तो चक्रेण सहितम, अब उसके सदृश अर्थ में अगर करना है तो उसमें षष्ठी लगती है। हम तुलना करने, सदृश का अर्थ क्या है? तुलना, तुलना ही होती है ना उसके समान। तो उस तुलना अर्थ में जब करते हैं तब षष्ठी विभक्ति लगती है। तो हरे सादृश्यम या हरे सदृश, सदृश, तो उसमें फिर षष्ठी लग जाएगी और उपसर्ग वही लगेगा स हरि। पर हमारी किताब में वैसे वो नहीं दिया हुआ, तो पर हम वैसे कर लिया। कभी इस अर्थ में भी आया था, आपको पता होगा। सदृश्यम आएगा या सदृशम? दोनों तरह से आ सकता है। सदृशम, सदृशम ज्यादा हम करते हैं हिंदी में। सदृश, हरि सदृशम इकट्ठा कर दिया तो स हरि लगेगा, तो स, और उसके सदृशम भी लग सकते हैं, सादृश्यम भी लगाया जा सकता है, दोनों अर्थ। तो आज हमने कर लिया यथा और स उपसर्ग, ये अव्यय हो गए। अब तर्क के अर्थ में,
तक, वहां से लेकर वहां तक, सारी उम्र, जीवन भर। एक मर्यादा होगी ना हमारी, मर्यादा मतलब एक लिमिट, लिमिट के अर्थ में मर्यादा अर्थ में कि जीवन तक, पूरा जीवन तक वो अध्यात्म में ही रहा, पूरा जीवन वो आर्य समाज की सेवा ही करता रहा। तो हम क्या बोलते हैं, आजीवन। ऋषि दयानंद जी आजीवन देश की सेवा करते रहे। स्वामी श्रद्धानंद आजीवन गुरुकुलों की सेवा करते रहे। तो आजीवन हम क्या करते हैं, जीवन पर्यंत, पूरा जीवन भर। आगे समझ ये। तो आ जो शब्द है, आ उपसर्ग है, वो दो अर्थों में आता है, मर्यादा भी और अभिविधि अर्थ में। अभिविधि को छोड़ दो, आप सिर्फ मर्यादा, एक लिमिट के अर्थ में हम कर रहे हैं आ का प्रयोग। आ बाल वृद्धम, इसका क्या, जैसे आजीवन किया, जीवन भर, जीवन तक, पूरा जीवन तक। तो आ बाल वृद्धम क्या होगा, बालक से लेकर वृद्ध तक। तो इसका बहुत, इस शब्द का बहुत प्रयोग आपने सुना होगा, आ बाल वृद्धम। तो बाल्यावस्था से लेकर वृद्ध तक या बालक से लेकर वृद्ध तक सभी। तो आ जब हम लगा देते हैं तो आ का अर्थ क्या होता है, आ समन्तात। आप जब भी कभी कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, किसी बड़े विद्वान के साथ पढ़ोगे तो वे बोलेंगे असमन्तात। समन्तात मतलब चारों ओर से होता है, तो उस चीज को अपने में समेट लेता है वो। तो बाल वृद्धम में जब आ करा हमने, तो आ बाल वृद्धम, बालक और वृद्ध सबको उसने समेट लिया। सिर्फ बाल और वृद्ध तक नहीं, सारे बालक भी आ गए, यौवन भी आ गए, वृद्ध भी आ गए। तो आ बाल वृद्धम, आ का मतलब कि उसकी सीमा तक, वहां पर रहेंगे। तो आ जीवन, जीवन पर्यंत, जीवन तक, ठीक है। तो आ इस अर्थ में आता, आ समुद्र। जब हम आ उपसर्ग लगा देते हैं और फिर उसका विग्रह करना हो तो विग्रह में पंचमी विभक्ति आती है। आ समुद्रात, जब हमने उसका विग्रह किया तो आ समुद्रात आ गया, समुद्र तक। फिर बाहर अर्थ में एक आता है, बाहर अर्थ जैसे आप लोगों ने किया ही हुआ है, वही शब्द किया हुआ ना, वही के योग में पंचमी आते हैं, द्वितीय तृतीया पंचमी आती है। याद आया, विना के योग में भी, वही के योग में पंचमी, बिना के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी आती है। इस वहीं पर आया था वही शब्द भी। तो वही का अर्थ होता है बाहर। जब हम बाहर के साथ लगा देते हैं, वो भी एक अव्यय है, इसकी कोई भी विभक्ति नहीं चलती। वही की कोई विभक्ति चलती है, नहीं चलती। तो उसमें बहिर्वनम, वही वनम, तो विसर्ग है, तो वनम के साथ जब जुड़ा तो बहिर्वनम बन गया। तो वन से बाहर, वन के बाहर, बहिर्भवनम, भवन से बाहर। तो क्या हो गया इसका अर्थ, भवन से बाहर। तो क्या उपसर्ग लग गया, वही उपसर्ग अव्यय शब्द लगा, तो ये अव्यय भाव समास बन गया। जब इसको हम तोड़ते हैं तो भवनात् बहि, वनात् बहि, ठीक है। तो बहिर्वनम, एक समीप या और अर्थ में। एक समीप का अर्थ हमने पहले इसके किस अव्यय के साथ किया था, समीप, तो एक समीप होता है अनु, अनुसमीप। ये भी आपने सुना ही होगा। अनु का एक अर्थ होता है और एक अर्थ होता है समीप। इसी के समीप वहां पर अनु अव्यय भी लग जाता है। अनुकूलम, अनुकूल, अनुकूल शब्द तो बहुत सुना हुआ है आप लोगों ने। अनु का आपने पीछे भी बताया है ना। हाँ, अनु का पीछे भी होता है। एक एक उसमें बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक एक उपसर्ग के, शायद पहले बताए थे या नहीं बताए थे। तो अब यहाँ पर जब समास एक एक अर्थ को कर रहे हैं ना, समास अर्थ को लेकर, तो फिर अब पहले पीछे अर्थ में आया था, अब समीप अर्थ में आया। समीप अर्थ में उपसर्ग, उप भी आया और अनु भी आया। तो अनु के दोनों अर्थ है। पश्चात भी होता है, वही पीछे हो गया, पीछे, पीछे या पश्चात एक ही चीज है ना। और समीप भी होता है अनुकार। तो अनुकूलम, कूलस्य समीपम। कूलस, कूल क्या होता है, किनारा,
तो कूल के समीप उस अर्थ में भी अनुकूलम, उसके समीप समीप चल रहा है, अनुकूल है उसके, तो समीप अर्थ में भी अनु का प्रयोग होता है और पीछे अर्थ में भी, दोनों के अर्थ में होता है। जहां पर जैसा अर्थ में अनुकूल लगे उस अर्थ को किया जा सकता है। तो कूलस्य समीपम या कूलस्य पश्चात भी कर सकते हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, समीप भी कर सकते हैं। अब कूल उसके का अर्थ क्या बाद आ गया आएगा? विपरीत अर्थ। हाँ जी, हाँ जी, कह स्नेहा जी कुछ विपरीत अर्थ हाँ में। जी, कूलम, कूल का अर्थ क्या हुआ? हाँ, कूल होता किनारा, किनारे के समीप, नदी का किनारा, जैसे कूल तट बोलते हैं ना। धन्यवाद जी। और भी कूल के कूल इस तरह से बहुत शब्द होते हैं। कूल हाँ जी, अनुकूल का वो जैसे प्रतिकूल उल्टा हो जाता है, हाँ वो जी, भी अर्थ आता है ना। हाँ वही भी आता है। प्रतिकूल, अनुकूल मतलब अनुकूल क्यों कहते हैं? उसके समीप एक शब्द ना, रूढ़ी शब्द आपने सुना है, यौगिक और रूढ़ी, दो तीन तरह के शब्द होते हैं हमारे विशेषकर भाषा में और वेद में। दो तीन तरह के शब्द हैं, यौगिक रूढ़ी और योग रूढ़ी। एक तो यौगिक शब्द होते हैं कि धातु के अनुसार उसका अर्थ बनता है, तो वो शब्द हम जब वेद में इनका प्रयोग किया जाता है तो रूढ़ी शब्दों का नहीं होता। एक शब्द का अर्थ जो यौगिक होता है, यौगिक मतलब किस धातु से बना है। अगर उस धातु के बहुत सारे अर्थ हैं तो अलग अलग अर्थों में ही एक शब्द का प्रयोग होता है। इसीलिए हमारे वेद मंत्रों में एक ही वेद मंत्र का अलग अलग तरह से अर्थ किए जाते हैं। बहुत बार आपने सुना है, वेदा वही अनंता, अनंता वही वेदा। तो वेदों के एक ही मंत्र के अनेक प्रकार के अर्थ हो जाते हैं। किस आधार पर? इस शब्द के आधार पर। धातु, एक धातु का बहुत सारे अर्थ हैं। एक जैसे गौ शब्द है, उसका कितने अर्थ हैं? गौ का अर्थ इंद्रियां भी है, गौ का अर्थ गौ पशु भी है, गौ का अर्थ किरणें भी है, बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। तो उसके अनुसार अलग अलग तरह के अर्थ निकाल लिए जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं यौगिक शब्द। पशु भी है। हाँ, पशु गौ मतलब पशु, वो गौ पशु जो गौ है वो भी और पशु भी। और इंद्रियां अलग हो गया, किरणें अलग हो गया, पृथ्वी अलग हो गया। तो अब एक ही गौ है और गौ से बहुत सारे अर्थ निकल आए, तो ये हो गए यौगिक शब्द। अब जब एक मंत्र में गौ आएगा तो उस गौ का हम अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ निकाल लेंगे। और एक होते हैं रूढ़ी शब्द। शब्द का रूढ़ हो गया, किसी एक अर्थ में वो पक्का हो गया हमारी भाषा में। जैसे जलज है, जलज शब्द है, पंकज शब्द है, ये मैंने पहले भी शायद बताया था आपको। पंकज हो गया, पंक मतलब क्या होता है? कीचड़। कीचड़, कीचड़। ज मतलब कीचड़, उत्पन्न होना, उत्पन्न होता है। तो पंके जायते इति पंकज, जलज जले जायते इति जलज। अब ये पंकज और जलज किसके लिए आता है, किसके लिए प्रयोग में आता है? कमल के लिए। हाँ, कमल के लिए, कमल। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या जल में और चीजें नहीं उत्पन्न होती? पंख में कीचड़ में और चीजें भी तो उत्पन्न होती है ना। पर भाषा में उस वो अर्थ ना लेकर सिर्फ कमल अर्थ ले गया, इसको हम कहते हैं रूढ़ हो गया। वो अर्थ रूढ़ी अर्थ है, इसका प्रयोग इसी में प्रसिद्ध हो गया, तो इसलिए इसको रूढ़ी शब्द कहते हैं। हमारी भाषा में यौगिक शब्दों का भी प्रयोग है और रूढ़ी शब्दों का भी प्रयोग है। पर जब हम किसी पंकज या जलज का अर्थ हम उसमें करेंगे वेद मंत्रों में, तो वहां हम यौगिक अर्थ लेते हैं, रूढ़ी अर्थ वहां पर नहीं लेते। वहां सिर्फ कमल नहीं लेंगे, वहां पर और भी मखाने जैसे हैं वो भी ले सकते हैं। जल में उत्पन्न हुए कीड़े भी ले सकते हैं, जल में सीपी जो होती है वो भी, उसको भी ले सकते हैं, मोती को भी ले सकते हैं। कीचड़ में बहुत सारे कीड़े उत्पन्न होते हैं, वो भी अर्थ लिया जा सकता है वेद मंत्रों में अर्थ के अनुसार, प्रसंग के अनुसार। पर हम भाषा में नहीं लेते, भाषा में ये उस अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गया।
तो इसको क्या बोलते हैं, रूढ़ी शब्द। ठीक है, तो जलज हो गया, जलज, पंकज, इस तरह की, इसी तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे जिनके हम और अर्थ भी निकाल सकते हैं, निकल जाते हैं जब हम उसके धातु को लेते हैं, शब्दों का अर्थ लेते हैं, तो बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। पर जिस चीज के लिए हमारे लोक में प्रसिद्ध हो गया तो हम उसका ही प्रयोग करते हैं कि उसको रूढ़ हो चुके हैं, तो उनको रूढ़ी कहते हैं। तो और कुछ होते हैं योग रूढ़ी शब्द, वो दोनों तरह से प्रयोग में आ जाते हैं, यौगिक रूप में भी, मतलब उनके धातुओं के अर्थ के रूप में भी प्रयोग में आ जाते हैं, और जिस अर्थ में प्रसिद्ध है उसमें भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब जैसे एक शब्द का प्रतीक अनुकूल है, अनुकूल बना क्यों, कूल से समीपम, को तट के समीप समीप चलते हुए, तो उसको हम अनुकूल कहते हैं। पर वो जब हमारे फेवरेबल कोई चीज हो जाती है तो उस अर्थ में ये प्रसिद्ध हो गया है अनुकूल। अनुकूल उसको हम कहते हैं ना, जो जो व्यक्ति या जो वस्तु या परिस्थिति मेरे अनुकूल है, मेरे फेवर में है, मुझको सूट करती है कोई चीज, तो उसको हम अनुकूल अर्थ में लेते हैं। परंतु वास्तव में जब इसका अर्थ लें तो उसके समीप होने से, तट के समीप होने से, समीपता कैसी होती है उसकी, अब अनुकूलन जब हमारे को सूट कर जाती है तो हम उस चीज के समीप हो जाते हैं, उस स्थान के समीप हो जाते हैं। और जब मेरे बड़े अनुकूल है तो हम, मेरे को सूट करता है, मेरा स्वभाव उसका स्वभाव मिलता है, तो वो मेरे अनुकूल हो जाता है, तो उसकी समीपता बन जाती है। तो इस अर्थ में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। इसी तरह प्रतिकूल, आगे हम प्रतिकूल ही ले रहे थे, विपरीत। प्रति अनुकूल होता है जो मेरे को सूट करता है, और प्रतिकूल जो मेरे सूटेबल नहीं है, मेरे अनुकूल नहीं पड़ता, जो प्रतिकूल पड़ता है, मेरे विरुद्ध है जो चीज है, जो मेरे विरुद्ध है, मेरे विपरीत पड़ती है जो चीज, उसको हम प्रतिकूल कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर प्रतिकूल, ये भी अव्ययी भाव समास का है। प्रति मतलब विपरीत अर्थ में, तो कूल से विपरीतम, एक तो ये नदी के किनारे के साथ साथ चले और उससे दूर जाते गए तो वो प्रतिकूल हो गया, तो कूल से विपरीतम, कूल के विपरीत, तो इस अर्थ में ये अव्ययी भाव समास बन गया। ठीक है, तो इसका हम पुस्तक में पढ़ते हैं, जो नियम में दिया है वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, कोई अलग नहीं लिखी। एक दो अलग थे तो मैंने विस्तार में ज्यादा नहीं जाना। तो अब 6 से ले लो, 92वें पृष्ठ पर जो भी हमने किया उसी को समराइज यहाँ पर, उसी को संक्षेप में कर रहे हैं। 92वें पृष्ठ पर नीचे 157वां नियम छठा, इसमें छठा बिंदु, अनुसार अर्थ में यथा है। यथा क्या है, अव्यय है, उपसर्ग को अव्यय को अव्यय है। यथा शक्ति अनतिक्रम्य, यथा शक्ति, यही हमने पहले किया। यथेच्छम, यथेच्छम मतलब थोड़ा, इसको क्या बनता है, यथा इच्छम। तो अब इसका वो तो मैंने संधि को तोड़ा, संधि छेद किया, यथा इच्छम। अब इसका समास विग्रह करोगे तो कैसे करोगे, जैसे यथाशक्ति में अनतिक्रम्य किया, इच्छम अनतिक्रम्य, हाँ बिल्कुल ठीक, इच्छम अनतिक्रम्य या इच्छाम अनतिक्रम्य। फिर उसमें हम आगे करेंगे अगली बार कुछ नियम, जैसे अन कट जाता है, दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है, इच्छा को ह्रस्व हो गया, इच्छाम अनति, शब्द क्या है, इच्छाम, तो इच्छाम अनतिक्रम्य, तो क्या बन गया, यथेच्छम। यथा आ और ई मिला तो उसकी, दोनों को जोड़ रहे तो उसकी संधि हो गई, आ और ई मिला तो गुण संधि हो गई, तो यथेच्छम बन गया। ठीक है, यथाशक्ति में कोई संधि नहीं हो रही थी, एक स्वर है और एक व्यंजन है, आ और श में कोई संधि नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो यथाशक्ति का यथाशक्ति में लिखा, और यथेच्छम का यथा और इच्छम, तो क्या बन गया, ई, आ और ई मिला तो यथेच्छम। ठीक है, तो इच्छाम अनतिक्रम्यम। अब आगे इसी तरह यथा कामम, हाँ बताओ इसका संधि वो करो, समास विग्रह, यथा कामम, काम के, कामम अनतिक्रम्य। हाँ अब आपने बता दिया आरती जी, अंजना देता है, कामम अनतिक्रम्य,
ठीक है। तो कामना को उल्लंघन ना करके, जैसे मेरी हम कहते हैं यथा काम, जैसे मर्जी वो करता है, यथाचारी यथा कामी, तो जो उसकी इच्छा होती है वैसे ही वो काम करता है, जिसका जैसे आचरण है वैसे अपने आचरण के अनुसार ही वो कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये सारे हो गए हमारे अव्ययी भाव समास में यथा वाले। अनतिक्रम्य, जहां भी यथा लगा तो हमने क्या लगाना है, उसको विग्रह करते हुए अनतिक्रम्य। और बाद वाला पहले आएगा, उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, जैसे शक्ति अनतिक्रम्य, इच्छा अनतिक्रम्य, कामम अनतिक्रम्य। तो यथा लगाने की फिर जरूरत नहीं होती, अनतिक्रम्य के बदले ही यथा शब्द आया है। ठीक है। यथेच्छम में गुण गुण संधि, यथेच्छम में ही हुई है ना गुण संधि। गुण गुण, हाँ हाँ गुण ही हुई है, बताया मैंने पहले। आ और ये मिलके गुण संधि हुई है। ठीक है। ये जो हाँ जी। ये जो कामम अनतिक्रम्य, तो कामम और अनति का अ मिलके वो उस नीचे का हलंत हट जाएगा। हाँ जी हाँ जी, और जैसे शक्ति अनतिक्रम में हुआ ना, इसी तरह। तो इच्छाम में भी यही हुआ। हाँ, जब हम इकट्ठा जब लगाएंगे, हम जब लिखेंगे तो अनतिक्रम में इकट्ठा ही जुड़ जाएगा। हम्म आप चाहे जोड़ो चाहे अलग लिखो, उसमें कोई वो नहीं है, मतलब गलती नहीं है। उसको हम जो इकट्ठा मिलाकर लिखते हैं तो उसमें ही आ जाएगा, हलंत हट जाएगा, म में चला और जाएगा। जब अलग लिखेंगे तो हलंत लगा के अनतिक्रम्य हम लिख हाँ सकते जी हैं। हाँ जी। ठीक ठीक। अब आगे साथ और सदृश अर्थ में सह को, सह अर्थ आता ना, साथ अर्थ में सह, सदृश अर्थ में तो सह नहीं होता, वो स ही लगेगा। तो सचक्रम, ये हमने विस्तार में कर लिया। चक्रेण सहितम, समित्रम मित्रेण सहितम, सकंदुकम कंदुकेन सहितम। बाला सकंदुकम, चलती खेलती, वह कंदुक के सहित गेंद के साथ खेलता है। सदृश के अर्थ में तो कम नहीं प्रयोग है। और तक अर्थ में आ समुद्रम, आ बाल वृद्धम, वहां तक समुद्र तक, आ समुद्रात, इसका जब विग्रह करेंगे तो आ समुद्रात ही होगा। तो समुद्र तक, तो आ समुद्रात ही विग्रह, पंचमी विभक्ति बस लग जाएगी, इसका मतलब वो विग्रह हो गया। तो वैसे जब अब ये भाव समास बना तो आ समुद्रम, आ बाल वृद्धम, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे आ बाल वृद्धेभ्य, ठीक है, आबाल वृद्धेभ्य, आबाल वृद्धात नहीं, मतलब कि बहुत सारे बन जाते हैं ना, बालक से लेकर वृद्ध तक तो बहुवचन में आएगा, तो इसलिए उसका विच्छेद करते हुए आबाल वृद्धेभ्य ऐसे हो जाए। तो अर्थ इसका ये हुआ कि बालक से लेकर वृद्ध तक। ठीक है। तो तक अर्थ में ये आ उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है। अब बाहर अर्थ में बही, बही उपसर्ग का प्रयोग, अव्यय का प्रयोग होगा बही। तो बहिर्वनम, ये तो हमने कर लिया। वनात बही, वन से बही, बही के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है बही शब्द के साथ, तो पंचमी अर्थ में हुआ। तो वनात बही, और ग्रामात बही, बहिर्ग्रामम, ग्राम से बाहर, बहिर्विद्यालयम, तो बहिर्गृहम। बहिष्कार का क्या होगा? बहिष्कार, वही हाँ, बहिष्कारात। उसका बहिष्कार कर दिया। जो भी कार्य कार्यक्रम इत्यादि होते हैं उनसे उनको निकाल दिया, वही कर देना। पर वैसे ये तो हिंदी का ही शब्द है ज्यादा, बहिष्कार्य, बहिष्कार करना किसी कार्य जो हम करते ना, ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, हमारे जो कार काज है उनसे उसको बाहर निकाल देते हैं, निकाल दिया। तो क्या आएगा फिर? कार्यात बही। हाँ, अगर बहिष्कार्य है तो बहिष्कारात होगा। कार्य तो संस्कृत का नहीं है, हिंदी का शब्द है ना बहिष्कार। अच्छा। तो कार से बाहर कर देना ऐसे। तो जब हम इसको संधि करते हैं तो ये बहिर्ग्रामम, बाद में ये बन गया ना विसर्ग का। नहीं, ये द्वितीय विभक्ति आती है बाद में। हाँ, और जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो हम पंचमी। हाँ जी। वैसे जब अब यही भाव समास समस्त पद हम करते हैं
तो वहां पर तो नपुंसकलिंग एक वचन आता है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। वो तो समास बन गया तो नपुंसकलिंग एक वचन आ एक गया। वचन ही आ गया शब्द में। तो ठीक जब हम तोड़ते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो तब उसमें हम्म, पंचमी आएगी, बाहर के साथ पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है तो ठीक है। बना वही, ग्रामात वही। हम्म, अब समीप या और अर्थ में उसकी ओर जा रहा है, तो उसमें भी अनु आता है, और समीप अर्थ में भी अनु आता है। तो अनुकूलम, कूलम हो गया, कूल की ओर जा रहा है या कूल के समीप, कूल हो गया किनारा। ये तो सारे समझा दिए, वैसे दोबारा यहाँ से पढ़ के स्पष्ट कर दूं। विपरीत अर्थ में प्रति आता है, और जैसे प्रतिकूलम, और यहाँ पर आगे आ गया, मैंने पहले नहीं पढ़ा था। अपने रूढ़ अर्थ में अनुकूल प्रतिकूल विशेषण होते हैं। वो अनुकूल है, वो चीज अनुकूल है, ये व्यक्ति मेरे अनुकूल है, तो वो उसका विशेषण बन गया ना। ये रूढ़ अर्थ, अभी चलो ये रूढ़ वाली बात आपने समझ ली कि हमारा ये इसमें प्रसिद्ध हो गया, जो चीज प्रसिद्ध हो गई। तो अब यहाँ पर किनारे वाला अर्थ नहीं है, रूढ़ अर्थ में जो हम अनुकूल या प्रतिकूल करते हैं तो वो विशेषण के रूप में होता है। अब वहां पर किनारा वाला अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये रूढ़ अर्थ है। तो वो जो हम कर रहे हैं वो यौगिक अर्थ में कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुकूल प्रतिकूल रूढ़ अर्थ में ये विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, उसका यह मतलब नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो अव्ययी भाव समास के साथ कर। ठीक है, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास पूरा हुआ। वैसे बहुत सारे और अर्थों में भी आता है, और इसमें हम जब बनाते हैं तो कहाँ कहाँ पर आन का लोप हो जाता है, उसको हम अगली बार करेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। वैसे तो नियम इसके बहुत ज्यादा, पर जो जो हमारे लिए जरूरत वाले होंगे उसको अगली बार कर लेंगे। 2-4 सेंटेंस वाक्य यहाँ कर लेते हैं, उदाहरण वाक्य। वैसे इसमें मेरे को तो वो दिख नहीं रहे, यही भाव समास वाले तो कम ही दिख रहे हैं, पर जो भी है चलो हम करते हैं। ये जो शब्द आए हैं नाम, नामन, इसके शब्द कोश में है ना, नामन, प्रेमन, धामन इत्यादि, उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। 5 वाक्य कर लेते हैं, शब्द समय होने वाला। करो शिष्य जित करो। मम नाम देवदत्तो अस्ति, देवदत्तोस्ति। मेरा नाम देवदत्त है। हाँ जी, देवदत्तोस्ति में क्या संधि है, संधि छेद। और वो अवग्रह, उसको अवग्रह, हाँ, अवग्रह तो है, पर पूरा कैसे लिखोगे, पूरा क्या, इसको संधि छेद कैसे तोड़ोगे। देवदत्ता। हाँ जी, हाँ हाँ, तो ये आ जाएगा हाँ, देवदत्ता जमा अस्ति। अस्ति। इसमें 2 संधियां, एक तो देवदत्ता हो गया, ये 3 संधियां हम कहेंगे। या देवदत्ता था, देवदत्ता में अ के बाद विसर्ग आई तो उसका उ बन गया, है ना। अ के बाद विसर्ग आती है तो उ बन जाता है ना। अगर आगे अ आए या वर्ग का चौथा पांचवा अक्षर, तृतीय, तीसरा, चौथा, पांचवा आए तो आ गया आ गया, देवदत्तः अस्ति। अब अ और उ मिलके क्या बन गया, एक अ की संधि हो गई, उ की संधि हो गई विसर्ग की। अब अ और उ मिले तो ये गुण संधि होगी, देवदत्तो। ठीक है, और फिर अस्ति आ गया। अब उसमें पूर्व रूप फिर बन गया, ये तीसरी संधि होगी। समझ आया, देवदत्ता अस्ति। एक बार फिर से बोलो। हाँ, मैं बताने लगी दोबारा से, ध्यान से। देवदत्ता जमा अस्ति ये शब्द है। अब इसमें 3 परिवर्तन आए ना हमारे पास। देवदत्ता में एक विसर्ग का लोप हो गया, एक ओ बन गया, और एक अ के बदले अवग्रह आ गया। 3 परिवर्तन हुए ना, इसका मतलब 3 संधियां हुई। क्या क्या हुई, देवदत्ता, अ के बाद विसर्ग आई और आगे अ आया तो विसर्ग को उ हो गया। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, सबको स्पष्ट। विसर्ग को उ हुआ। अब अ देवदत्त और उ, अ और उ मिला तो क्या बन गया, ओ। ये गुण संधि हो गई। एक विसर्ग संधि आई,
फिर एक गुण संधि, ये तो हमने बहुत बार की हुई है। अब बन गया देवदत्तो और अस्ति। शिशि दीदी, देवदत्तो अस्ति बना। अब हमारा क्या नियम था पूर्व रूप में, अगर किसी पद में है, किसी पद के अंत में ए या ओ हो तो अब देवदत्तो बना, तो ये पद है ना एक, इसमें ये विभक्ति लगी हुई है ना, देवदत्ता ही लगा था ना, तो ये पद है, पद बना हुआ है, शब्द बना हुआ है, तो ये देवदत्तो था। अब इसमें ओ आ गया, तो इसके आगे अ आने पर उसका पूर्व रूप हो गया, अवग्रह बन गया। इसी तरह ए हो तो भी पूर्व रूप बन जाता है, ओ और ए में। कौन से ओ और ए में? जो कि पद हो, जिसमें की विभक्ति वगैरह लगी हो। खाली ऐसे नहीं, अगर हम कहेंगे ओकारांत कौन सा शब्द, कोई भी शब्द लो जो विभक्ति में चली, किसमें? ओकारांत में? ओकार, ओ लगा हो, जिसमें ओ लगा हो, ना हो। ए हो, उसमें विभक्ति ना हो। इसमें तो कोई होती नहीं। तो अगर विभक्तियां नहीं लगी हुई, खाली वो मूल शब्द है, ने अनम, चलो ने अनम है, नयनम हम करते हैं ना यादि संधि में, यन संधि में, को अनम पवनम, तो उसमें अब विभक्ति का ने शब्द जो किसी विभक्ति का थोड़ी है, इसमें प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति तो नहीं है ना कोई, पर ने अनम आगे आ गया, तो अब इसमें पूर्व रूप नहीं हुआ ना। समझ में आई? ए और अ मिलके यह बन गया, नयनम बना। नयनम बना, पो अनम पवनम बना, पाऊ अनम पावनम बना, पो अनम में पवनम बना, पोनम क्यों नहीं बना? अवग्रह क्यों नहीं आया? क्योंकि पो और ने जो शब्द है वो उनमें विभक्ति नहीं लगी, वो वैसे ही एक शब्द है। ने और पो ये शब्द है, वो जुड़े आपस में, तो अव और यह बन गया। पर यहाँ पर स्वर नहीं है ना, वो स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, व्यंजन है ना। नहीं, पो अनम है, कहाँ व्यंजन? अच्छा, कहाँ को पर है? ठीक 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 है, नहीं पो अनम, और अनम दोनों में स्थितियां एक सी हैं, पर जो अंतर है कि देवदत्तो अस्ति, देवदत्तो अस्ति, यहाँ भी ओ है और अ है आगे, पर ये जो देवदत्तो है ये पद है, ये पदांत है। पद किसे कहते हैं ये हमने समझा हुआ है, बार बार हमने किया। पद उसे कहते हैं दो शब्द, सुप्तिंग गंतम पदम, जहां पर भी सुप्तिंग विभक्तियां लगी होती हैं उनको हम पद कहते हैं। याद आया? बहुत बार इसको किया। पद उसे कहते हैं जहां पर कोई विभक्ति प्रत्यय इत्यादि लगे होते हैं, खाली मूल शब्दों को हम पद नहीं कहते। तो हमने जब समास किया था वहां भी ये बात हुई थी कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने को समास कहते हैं। पदों को, ने अनम को अब नयनम बना तो उसको नहीं समास बोलेंगे। वो जो पद में विभक्तियां लगी हैं फिर उस विभक्ति का लोप कर देते हैं, तब वो समास बनता है। तो यहाँ पर जो देवदत्तो अस्ति है, ये क्या है? ये पद है। देवदत्तो पद हो गया, ये तो आपको पता लग गया। देवदत्ता का देवदत्तो बना ना, ये पद है इसमें, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। देवदत्त शब्द था, देवदत्ता देवदत्तौ देवदत्ता ऐसे बने। तो अब देवदत्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अब उसके आगे अस्ति आ गया। अब वो विसर्ग का चेंज होने से देवदत्तो बना। अब ओ और अ से पूर्व रूप बना है, इसलिए उसमें अवग्रह आया। ने अनम नयनम में नहीं आया, क्योंकि ने जो है वो पद नहीं था। पोनम पवनम बना, उसमें अवग्रह नहीं आया क्योंकि वो पदार्थ शब्द नहीं है। समझ में आया कुछ? इसमें ऊ कहाँ से आया बहन जी? आप बताओ, आप में से कोई बताओ कहाँ से आया हो? हुआ ये लिख के नहीं, ऊ कहाँ से आया?
ऊ के साथ अ मिलेगा तो ओ हो जाएगा ना। ऊ आया कहाँ से? हाँ तो वही तो मैंने बताया तो मैंने 3 बार बता दी। वो कंचन जी ने बताया ना कि देव दत्ता है, विसर्ग से पहले आ रहा है और प्लस अस्थि है, बाद में भी आ रहा है जी तो विसर्ग को ऊ हो जाता है। ग्रह हुआ विसर्ग ना ये तो ओ दे, अब देवदत्ता हमें जो विसर्ग है हाँ जी, उससे पहले उस ता आया, जो वो ता में अ है। आया, हाँ जी। हाँ, उस ता में अ और अस्थि का और ये विसर्ग, फिर और अस्थि अ। हाँ, और उस दूसरे में भी आया है तो फिर विसर्ग को ऊ हो जाता है। हाँ, अस्थि का अ होने के कारण विसर्ग को ओ ऊ हुआ। हो गया, ऊ हाँ हाँ हुआ, जी, ऊ और त का अ, ये दोनों हाँ मिलकर ओ हुए। ओ हो गए, हाँ जी, हाँ जी। जी। ये होती है विसर्ग संधि, जिसमें आकार वाली विसर्ग संधि, और इसका ऊ मतलब बन जाता है। इसका मतलब बहुत पहले अधिक। हाँ अगर जी। विसर्ग के बाद मतलब अस्थि अ ना होता तो फिर ये ओ ना होता। आ भी देखो, और भी हैं, जब विसर्ग संधि करवाई थी ना, तो अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ हो, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या य अच्छा। र ल व ह हो, तो सबको ऊ बन जाता है। ठीक है। जैसे वेदो असी है, हाँ जी। उसमें भी वेद का हाँ। द का अ, फिर हाँ जी। विसर्ग हुआ और असी का अ हुआ। हाँ उस जी। अ के कारण विसर्ग को और अ को दोनों वेद का ओ, द अ को और विसर्ग को, उन दोनों को ओ मिला के बन गया, ओ ओ हुआ। बन गया। हाँ ओ जी। हुआ। हाँ जी। फिर ठीक है। आगे 80 था, तो असी 80 था से इसलिए उसका अवग्रह बन गया। आ वगैरह बन गया वेदोस। जी। ठीक है। ये बहुत हमारे मंत्रों में बहुत प्रयोग होते हैं चीजों के, और ओ का मतलब प्रयोग। तीन तीन इकट्ठे आ गए है ना? हाँ, तो 2 ही आए, नहीं, अब तो दो 3 आए ना, संधियां हुई एक ना, द में संधियां एक नहीं, थी। द में जमा ओ आया। हो गया, ओ जमा ऊ हो गया, मतलब जमा ऊ हो गया, फिर ऊ जमा ओ हो गया, यही है ना? नहीं, एक ऊ तो जमा एक। अ जमा ऊ ओ हुआ है। हाँ। हाँ जी। हाँ जी, अ और ऊ, देवदत्ता का अ और विसर्ग का ऊ बन गया, तो अच्छा, ऊ बन गया। हाँ, ठीक। ठीक तो ठीक दो हुए ना, देवता का भी हो गया और अस्थि का ठीक है, हो गया। उसका दो, ऊ आया। तीसरा नहीं हुआ। दो ही आप हुए हैं ये बस। हाँ, विसर्ग दो दो संधि हुए, को। एक जमा हाँ ओ जी। ऐसा हुआ है। और फिर आगे विसर्ग हुआ, मतलब आगे संधियां विसर्ग। हमारी 3 हुई। पहले विसर्ग संधि, उसमें विसर्ग का ऊ बना, फिर मतलब अ और ऊ मिले तो स्वर संधि बन के गुण संधि, अ और ऊ को ओ हो हाँ, गया। फिर आगे जो आया अस्थि का, तो उसको फिर पूर्व रूप हो गया ओ होने से। ठीक। मतलब इसके लिए एक बार वो फिर इस विग्रह संधि देखनी पड़ेगी है हाँ, ना? संधि देखना। उसको अच्छे से मैंने बहुत देखना बार है। आपको बोला है कि विसर्ग हाँ, नहीं संधि बोल। देखना। जो ये अवग्रह हुआ, अवग्रह होने के बाद फिर ये कौन सी संधि कहेंगे इसको? बस इसको पूर्व रूप संधि कहते हैं ना, पूर्व पूर्व। रूप संधि। अच्छा, ठीक है। कि वो पूर्व रूप हो जाता है, अवग्रह निशान लग गया, पर अ नहीं बोलते हम इसको, ये तो आपने सुना ही हाँ होगा। जी, हाँ जी, देवदत्तोस्ति। हाँ, अ देवदत्तोस्ति। अ का लोप हो जाएगा, नहीं, देवदत्तोस्ति। लोप, हाँ, दोस्ति। लोप नहीं। इसमें ये नहीं बोलते ना, पूर्व रूप पहले जैसा ही मिल गया, वो पहले में जाके मिल गया। देवदत्तोस्ति ओ में ही मिल गया, तो इसलिए हम देवदत्तोस्ति बोलते हैं। हाँ, को। जैसे वेदोसी बोलते हैं, हाँ, हाँ, वेदोसी। हाँ जी, हाँ जी। तेजोसी, तेजोमय दे, हाँ जी। ओजोमय दे। ओजोसी ओजोमयी दे। तो एक बार ये, अब हमारी बारी वीरवार को करना है, शुक्रवार को करना है, एक दिन होगी आपकी। अब वीरवार को तो नहीं होगी, खैर शुक्रवार को ही करनी है ना। तो शुक्रवार तक हमारे 4 दिन हैं बीच में, तो संधियों को जरा अच्छी तरह देख लो। अब यही भाव समास तो देखोगे। विसर्ग संधि को खासकर अकार वाली, हाँ, अ के बाद जो विसर्ग संधि होती है, उसमें कहाँ कहाँ पर क्या परिवर्तन होता है वो देख लेना। कहीं पर लोप भी ठीक। होता है, एक जगह लोप भी होता है और ऊ भी बन जाता है, और ये पूर्व संधि, इन दोनों को देखना। ठीक है। एक ऐसा कुछ कोई बाहर से कहीं से वो दिखाएं जिसमें ये समास के अव्ययी भाव के ऐसे उदाहरण हो जिसमें हम विग्रह कर रहे हैं।
इसमें तो हाँ ऐसा कुछ वो नहीं दिया हुआ। करूंगी ना। हाँ करूंगी, बहुत कम उदाहरण इसके दिए। मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने बोला किसी को किताब कोई है तो दो। मेरे पास एक बुक है, मैं उसपे से भेज दूंगी। है आपके एक, पास? हाँ जी, एक और बुक है, उसमें है कहीं ना, मैं भेज दूंगी लिख के ना, कल तक भेज दूंगी। वो भेजेंगे तो पीडीएफ बुक का नाम भी बता दो रंजना जी। बुक का नाम भी भेज दूंगी। पहले थी बड़ी सारी। थैंक यू जी। हाँ हाँ जी, चलो ठीक है, तो इसको साथ साथ करते जाना और ये संधियों को साथ साथ करते जाओ, क्योंकि इनका बहुत प्रयोग होगा आप समासों में। जुड़ेंगे ना शब्द, मूल शब्द जुड़ेंगे तो स्वर संधि, सारी संधियों की जरूरत पड़ेगी। स्वर और ये विसर्ग संधि की तो विशेष। तो अभी आप विसर्ग संधि देख लो, अ वाली, अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद क्या क्या हो वो सारी देखनी है। अ के बाद विसर्ग वाली कहाँ लोप होता है और कहाँ पर ऊ बन जाता है। और इसके साथ पूर्व रूप संधि को भी देख लो। पद शब्द को ध्यान से आप देख लेना, जहां पदांत पद वाला ए और ओ हो तो उसके बाद आए तो उसका अवग्रह बनता है। ठीक है, और फिर इसके बाद अब यही भाव समास तो जो हमने अब कर लिया पूरा, तो इसको एक बार देख लेना फिर करते हैं। ठीक है जी। हाँ, नमस्ते बहन जी, ठीक है धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, नमस्ते धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद जी, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। सभी को धन्यवाद सबको, नमस्ते जी।